स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। क्या आप जानते हैं फ्रेंड्स कि आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? आज के वीडियो में हम बीपीएससी 142 के एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। ये हमारे फर्स्ट यूनिट का सेकंड क्वेश्चन है। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो देखिए, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेहरू का शासन काल भारतीय विदेश नीति की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है, स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और एग्जाम में आना ही आना है। नेहरू के बारे में बताना है। नेहरू जी कौन थे? हमारे फर्स्ट पीएम थे, फर्स्ट प्रधानमंत्री थे। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनके शासनकाल में उन्होंने क्या क्या करा और विदेश नीति कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण थी, मतलब उस समय में उन्होंने किस तरह की विदेश नीति बनाई थी और किस तरह से उनकी विदेश नीति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विदेश नीति के मामले में उनका जो शासनकाल था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो उसके बारे में बताना है। तो इसमें यही लिखा हुआ है, हमारे जो पीएम थे जवाहरलाल नेहरू जी फर्स्ट पीएम थे, जो कि 1947 से 64 तक रहे थे। उनका शासनकाल था 1947 से 64 तक। 1947 में वो हमारे पीएम बने थे और चुनाव हुए थे 1951 में। तो 51 में जब चुनाव हुए थे तो जब भी जवाहरलाल नेहरू ही हमारे पीएम रहे थे। तो नेहरू जी को भारतीय विदेश नीति का निर्माता माना जाता है, क्योंकि नेहरू जी ने ही भारतीय विदेश मंत्रालय बनाया था। सबसे पहले उन्होंने ही सोचा था, और विदेश नीति की जो निर्माण था, विदेश मंत्रालय के वो अध्यक्ष भी वही बने थे नेहरू जी, और विदेश नीति भी उन्होंने ही बनाई थी। अतः ये भारत के पहले मंत्री थे, वह विदेश मंत्री भी थे। पहले विदेश मंत्री हमारे नेहरू जी थे और पहले प्रधानमंत्री भी नेहरू जी ही थे। नेहरू जी की विदेश नीति की कुछ विशेषताएं हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो हमारी पहली विशेषता आ जाएगी गुटनिरपेक्षता का समर्थन। गुटनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? गुटनिरपेक्षता का मतलब ये होता है कि उस समय जब हमारा भारत आजाद हुआ था, स्वतंत्रता मिली थी हमें 1947 में, उससे पहले ही कोल्ड वॉर शुरू हो गई थी 1945 में। तो जब कोल्ड वॉर शुरू हो गई थी तो पूरी दुनिया के जो देश थे, सारी कंट्रीज जो थी वो दो गुटों में बट रही थी। कुछ यूएसएसआर जो संघ है उसके साथ जा रहे थे कुछ देश, और कुछ देश जो थे वो अमेरिका के साथ जा रहे थे, अमेरिका के गुट में शामिल हो रहे थे। लेकिन नेहरू जी किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए और उन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, यानी कि वो किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए। और उस समय जो देश उस समय आजाद हुए थे, औपनिवेशिक देश से, औपनिवेशिक शासन से आजाद हुए थे, स्वतंत्रता मिली थी, उनको भी नेहरू जी ने अपने साथ मिलाया। तो उसमें कौन कौन से देश थे? पहला था भारत, दूसरा था इंडोनेशिया, तीसरा था युगोस्लाविया, और चौथा था मिस्र, पांचवा था घाना। तो ये 5 देश थे जिन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी। नेहरू जी ने इन चारों देशों को भी अपने साथ शामिल किया था। तो इसमें भी यही बताया जाएगा। नेहरू जी ने गुटनिरपेक्षता की नीति का विकास किया, और इसके लिए नेहरू जी ने मिस्र, इंडोनेशिया, घाना और युगोस्लाविया के साथ हाथ मिलाया और किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए। तो गुटनिरपेक्षता का मतलब यही है, अगर आपके एग्जाम में आए तो आप इजीली लिख सकते हैं, किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए नेहरू जी। उन्होंने अपनी एक अलग नीति बनाई, अपनी एक अलग विदेश नीति बनाई। दूसरा है साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का विरोध। तो क्योंकि हमारा देश हमारे देश में साम्राज्यवादी शासन था, जो अंग्रेज थे उन्होंने साम्राज्यवाद फैला रखा था, हम उपनिवेश बने हुए थे, तो इसलिए उन्होंने उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध किया, रंगभेद का विरोध किया। ये सारे हमारे विदेश नीति की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। नेहरू जी ने साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का बड़े पैमाने पर विरोध किया तथा एशिया और अफ्रीका के जो नए स्वतंत्र हुए राष्ट्र थे उन्हें भी उपनिवेशवाद के विरोध के लिए प्रेरित किया तथा एफ्रो एशियाई एकजुटता को मजबूत करने पर बल दिया। तो एशिया के जो नए स्वतंत्र हुए देश थे, जो कि अंग्रेजी शासन से स्वतंत्र हो रहे थे, अफ्रीका के जो देश थे, उन सभी को उन्होंने मिलाकर गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई और उन्होंने एक अपना उपनिवेशवाद विरोधी और साम्राज्यवाद विरोधी नीति बनाई और एफ्रो एशियाई एकजुटता को उन्होंने मजबूत किया। यानी कि इन्होंने एक नारा दिया एफ्रो एशियाई एकजुटता का, के सभी राष्ट्र जो एफ्रो एशियाई राष्ट्र है, मतलब कि अफ्रीका के और एशिया के जो राज्य हैं, देश हैं, उनको उन्होंने मजबूत करने पर बल दिया और उनको एकजुट किया। तीसरा है यूएनओ को समर्थन। नेहरू जी ने हमेशा अपने शासनकाल में यूएनओ को समर्थन दिया है। कभी भी उन्होंने हमेशा से विश्व शांति की बात की है, सुरक्षा की बात की है यूएनओ की, और पूरी तरह से यूएनओ को समर्थन दिया है। कभी भी उन्होंने यूएनओ के जो फैसला, कोई भी निर्णय लिया गया है उसका विरोध नहीं किया है, हमेशा यूएनओ को सपोर्ट किया है। तो 1948 में उन्होंने वो यूएनओ को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे और यूएनओ पर पूरी तरह से विश्वास करते थे। तो इसीलिए ही उन्होंने 1948 में कश्मीर का जो मुद्दा हुआ था तो वो यूएनओ को सौंप दिया था, जो कि अभी तक भी हल नहीं हुआ है। तो उन्होंने वो इसलिए सौंपा था यूएनओ को ताकि वो मुद्दा हल हो सके।
लेकिन वो मुद्दा हल नहीं हुआ है अभी तक। तो इससे हमें ये पता चलता है कि नेहरू जी जो थे वो यूएनओ को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे और यूएनओ पर पूरा विश्वास रखते थे। चौथा है निरस्त्रीकरण पर बल, यानी कि उस समय जो कोल्ड वॉर चल रहा था तो दोनों ही संघ, यूएसएसआर भी और जो अमेरिका के साथ देश शामिल हो गए थे, अमेरिका के गुट के जो राज्य थे, देश थे, वो सभी, और यूएसएसआर के भी सभी लोग हथियार बना रहे थे, बहुत ज्यादा हथियार बना रहे थे। तो नेहरू जी जो थे उन्होंने कहा कि हथियारों पर रोक लगानी चाहिए और इसीलिए उन्होंने निशस्त्रीकरण पर, निरस्त्रीकरण या फिर निशस्त्रीकरण भी कह सकते हैं, उस पर बल दिया, निरस्त्रीकरण के सिद्धांत पर बल दिया उन्होंने और विश्व में लड़ाई झगड़े के बजाय अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर बल दिया। मतलब उन्होंने कहा कि हमें विश्व में शांति फैलानी चाहिए, हर विवाद का शांतिपूर्वक समाधान करना चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि शांतिपूर्ण बल्कि हमारा ही नुकसान होता है। अगर हम शांतिपूर्ण समाधान करेंगे तो हमारा नुकसान भी नहीं होगा और हमारी जो समस्या है वो भी हल हो जाएगी। इसका पॉइंट 5 है पंचशील का सिद्धांत। तो नेहरू जी ने पंचशील का सिद्धांत अपनाया, उनकी जो विदेश नीति थी उसका सिद्धांत था, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विदेश नीति का पहला सिद्धांत पंचशील का सिद्धांत था और ये इनकी विदेश नीति की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विशेषता भी है। नेहरू की विदेश नीति पंचशील के सिद्धांत पर आधारित थी। पंचशील का सिद्धांत 5 सिद्धांतों से मिलकर बना था। 5 सिद्धांत उसमें कौन कौन से थे? पहला था इसमें एक दूसरे की संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना। दूसरा था एक दूसरे के प्रति गैर आक्रामकता, यानी कि कोई भी किसी के प्रति आक्रामक नहीं होगा, गुस्सा लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। फिर तीसरी थी एक दूसरे के आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप, कोई भी एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चौथी थी समानता पर आधारित आपसी लाभप्रद संबंध, मतलब जो संबंध है, सभी देशों के जो संबंध होंगे वो लाभप्रद होंगे, एक दूसरे को लाभ होगा, ना कि और समानता पर आधारित होंगे, ना कि ऐसा होगा कि कोई देश किसी पर कंट्रोल कर ले अगर वो छोटा देश समझे दूसरे देश को। तो फिफ्थ है हमारा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, और ये हमारे 5 हो गए, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। और एक और अलग से हमारा 6 पॉइंट आ जाएगा, शीत युद्ध के तनाव को कम करने के लिए एफ्रो एशियाई एकजुटता पर इन्होंने बल दिया था। तो ये हमारे नेहरू जी के जो नेहरू जी का जो शासनकाल है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं, और इसका निष्कर्ष ये है 1954 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए, लेकिन चीन ने 1962 के युद्ध में अपनी नीति तोड़ी और पंचशील समझौते को मानने से इनकार कर दिया, और इस युद्ध के परिणाम भारत के पक्ष में नहीं रहे। अतः ये नेहरू के शासनकाल की विशेषताएं हैं। तो क्या हुआ था, हमारे जो 1954 था, नेहरू जी ने पंचशील का सिद्धांत बनाया था, लेकिन 1954 में भारत और चीन ने मिलकर इस पंचशील के सिद्धांत पर हस्ताक्षर करे थे, यानी कि साइन करे थे, यानी कि चीन और भारत दोनों पंचशील के सिद्धांत को मानेंगे। लेकिन 1962 में क्या हुआ, चीन ने कहा कि भारत ने पंचशील के सिद्धांत का मतलब पंचशील के सिद्धांत को तोड़ा है, और इसलिए चीन ने उस सिद्धांत को जो हस्ताक्षर किए थे, उस सिद्धांत पर अपना जो हस्ताक्षर किए थे उनको कर गए वो उससे, और अपनी नीति तोड़ दी और पंचशील के सिद्धांत के समझौते को मानने से मना कर दिया, और भारत पर ही सारा इल्जाम रख दिया, और फिर भारत पर युद्ध मतलब आक्रमण कर दिया, और फिर युद्ध हुआ हमारा 1962 का युद्ध। तो गाइस ये वीडियो यहीं पर ही हम एंड करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पर एंड हो चुका है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके एग्जाम में आता है कि भारत में नेहरू के शासनकाल की विशेषताओं का वर्णन करें, या फिर नेहरू का शासनकाल भारतीय विदेश नीति में क्यों इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपका इन दोनों क्वेश्चंस के जो आंसर है वो आपका इसी वीडियो से आपको मिल जाएगा। तो गाइज हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, 3rd क्वेश्चन की वीडियो होगी, यूपीए शासन के दौरान भारत की विदेश नीति की चर्चा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। थैंक्स।